नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं। ये हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से देख रहे हैं। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो आपकी 15 प्रैक्टिस सेट की बुक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपके अब तक के 1 से 11 तक के प्रैक्टिस सेट हैं ये सभी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भोजन आवृत्ति प्रश्नावली। ठीक है, भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के किस अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यता प्रयुक्त विधि है। ठीक है, आपसे पूछा है जो आपकी भोजन आवृत्ति प्रश्नावली होती है FFQ, भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के इनमें से किस अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यता प्रयुक्त होती है। किसमें होती है? महामारी विज्ञान, प्रायोगिक, मद सूची या डाटाबेस। तो इसमें से कौन सा है? ये देखिए, जो आपका FFQ है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर। ठीक है, FFQ का मतलब होता है आपका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर। ठीक है, तो ये मतलब किस में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है, सामान्यतः सबसे अधिक किस में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है आपकी प्रायोगिक में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रायोगिक अध्ययन में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। देखिए, जो आपकी FFQ या भोजन आवृत्ति प्रश्नावली है, आहार संबंधी जानकारी एकत्र करने और सामान्य आहार का अनुमान लगाने और उपभोग प्रतिरूप और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध को समझने के लिए संदर्भ विशिष्ट खाद्य सूची का उपयोग करने की एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सोचा जो जैम बनाया जाता है उनमें ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें हर सब में दो चीजें हैं, इसमें किसका अनुपात कितना होना चाहिए, है ना? तो क्या ऑप्शन है? चीनी और पैक्टीन, जल और पैक्टीन, फल और पैक्टीन, चीनी और जल। ठीक है, आपसे पूछा है कि जैम बनाने के लिए इनमें से कौन सी दो चीजों का जो अनुपात है वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैम बनाने में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण अनुपात जिसका है वो है आपका चीनी और पैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए फल के रस में पैक्टिन कम होने पर प्रति 1 kg चीनी में 10 ग्राम पैक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। ठीक है, ये भी इसका एक रेशियो है क्या कि अगर फल के रस में पैक्टिन कम है तो हर 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम चीनी में जो 10 ग्राम पैक्टिन है वो बाहर से मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो कौन सा है आपका? पेपिन, ब्रोमोलिन, अमाइलेज या रेनिन। तो अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? अंकुरण के समय आपका एंजाइम जो सक्रिय होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज होगा ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यौवनावस्था की बाधा में शामिल है क्या? स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा या उपर्युक्त सभी। तो यौवनावस्था की बाधा में देखिए क्या शामिल है, इसमें ये जो तीनों ही चीजें हैं आपकी, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों ही इसमें शामिल होंगे। चाहे वो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना है, चाहे आपको कोई साइकोलॉजिकल हैजर्ड है या कोई फिजिकल आपको दिक्कत है, तो ये क्या है, ये तीनों ही चीजें इसमें शामिल होंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? ए, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, बी, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, सी, एसिटिक अम्ल मिलाकर या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा मापा जा सकता है, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। ठीक है, अगर सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल मिलाया जाता है तो उसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाकर अर्जिमोन तेल की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। इसमें से किस विधि में नमी और ताप की आवश्यकता पड़ती है? ग्रिलिंग में, बेकिंग में, पोचिंग में, या सभी विकल्प गलत हैं। देखिए, भोजन पकाने की जो पोचिंग विधि है, ठीक है, इसमें नमी एवं ताप की आवश्यकता पड़ती है, और पोचिंग का जो तापमान है, इस विधि से जो मतलब भोजन पकाने के लिए जिस ताप की आवश्यकता पड़ती है वो लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, किसमें? पोचिंग में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। प्रेशर कुकर में जो आपका भोजन है ये किस तापक्रम पर पकता है? 127 डिग्री सेल्सियस पर, 125 डिग्री सेल्सियस पर, 121 डिग्री सेल्सियस पर, या 105 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए, जो प्रेशर कुकर में भोजन है वो लगभग आपका ऑप्शन नंबर सी 121 डिग्री सेल्सियस पर पकता है। ठीक है, देखिए, प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन है जिससे भाप बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि ये एयर टाइट होता है। इस कारण पानी के उबलने पर बनने वाली भाप उसी बर्तन में अंदर एकत्रित होती रहती है, जिससे बर्तन के भीतर ही दबाव बढ़ता जाता है और साथ ही साथ पानी का जो क्वथनांक है वो भी बढ़ता है। इस तरह प्रेशर कुकर में पानी लगभग 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, या मन का? तो देखिए, जो इन्होंने जेबी वॉटसन ने क्या कहा था, जो आपका मनोविज्ञान है ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, इनके अनुसार क्या था, जो मनोविज्ञान क्या है, ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। किसके अनुसार? जेबी वॉटसन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं ध्यान से पढ़िएगा, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। नहीं होता है आपसे पूछ रहा है, किसमें? लाइसिन में, मिथियोनिन में, ल्यूसिन में, या आइसोल्यूसिन में? दाल में अमीनो अम्ल किसमें नहीं होता है? तो ये नहीं होता है जिसमें, वो है आपका मिथियोनिन। ठीक है, बाकी ये जो तीन है लाइसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, इसमें अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है मुख दंशन की अवस्था होती है 8 से 18 माह, 0 से 8 माह, 10 से 15 माह, या 12 से 24 माह। जो आपका मुख दंशन है इसकी जो अवस्था है वो क्या होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए 8 से 18 माह। देखिए, मुखी दंशन अवस्था में बालक खाने की चीजों को देखकर उसे मुख में डालने, काटने से चूसने की प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर की भावना, अपने अंदर की जो भावना की है उसको, उस इच्छा को पूरा करना चाहता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने मुंह में डालता है वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? ठीक है, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है आपसे पूछ रहा है। तो किसमें? ट्रिप्टोफैन में, लाइसीन में, अर्जिनिन में, या सीरीन में? तो ये किसमें होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी लाइसीन में। ठीक है, देखिए, इन क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाला है नहीं, ये आपके साइंस के फैक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए, दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में एवं उचित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसमें जो लाइसीन है इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किसमें? दूध में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वे समाजशास्त्री जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो इनमें से कौन से हैं? ये आप पहले के प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। ठीक है, कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था? M.N. श्रीनिवास, E.B. टॉयलर, वेबर, या O. स्पेंगलर? कौन है? तो देखिए, जो आपके O. स्पेंगलर हैं, ऑप्शन नंबर डी, O. स्पेंगलर ने विश्व की 8 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृतियों का अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था इन संस्कृतियों में
क्या होता है, जो एक अवस्था है, एक जैसी जो अवस्थाएं हैं वो कुछ कुछ समय के बाद वो रिपीट होती रहती है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो क्या होता है कि कुछ कुछ समय के बाद, ठीक है, यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों बाद क्या होता है कि एक ही जैसी अवस्था से होकर गुजरता है। इसी को जो आपके स्पेंगलर हैं इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत नाम दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्पेंगलर ने सिद्धांत दिया है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर, ये किस पुस्तक में दिया है, किस बुक में दिया है? तो पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। ठीक है, पुस्तक का नाम है आपका द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये याद रखिएगा बुक का नाम द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में स्पेंगलर ने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखिए, अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल हैं इनमें से कौन से? साध्य और साधन के मध्य असंतुलन, दोषपूर्ण समाजीकरण, पक्षपात की मनोवृत्ति, या डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारणों में क्या शामिल है? तो देखिए, जो अंतःपीढ़ी आपका संघर्ष है इसके कारणों में ये तीनों ही चीजें शामिल हैं। ठीक है, साध्य और साधन के मध्य जब बैलेंस ना बैठ पाए, ठीक है, जब लोग पक्षपात करने लगे, और दोषपूर्ण सामाजिकरण, ये तीनों ही चीजें क्या है? अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारण हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, रोजेनस्टीन रुडैन ने, रैगरन नर्कसे ने, गुरनार मिर्डाल ने, या कोई नहीं। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, तो ये जो आपका सिद्धांत है ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, रैगरन नर्कसे ने। ठीक है, देखिए मतलब इसमें सबसे जो आपका उपयुक्त, देखिए गरीबी के बारे में इन तीनों ने ही कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन इसमें जो सबसे मतलब इस ऑप्शन, जो आपके ऑप्शन दिए इनके हिसाब से ये जो कथन है ये किससे प्रतिपादित किया है? रैगनर नर्कसे ने। ठीक है, और रैगरन नर्कसे ने ही सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? गरीबी कम करके, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, जन्म दर को कम करके, या उपर्युक्त सभी। देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जा सकती है? तो भाई गरीबी को कम करके भी, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर। देखिए अगर लोग अवेयर होंगे तो वो ये समझेंगे जो आपका पॉपुलेशन ब्लास्ट होता है उसके जो नुकसान है उसके समाज पर, मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हर तरह के जो उसके नुकसान है वो समझेंगे। और अगर जो बर्थ रेट है उसको भी कंट्रोल करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1975 में, 1976 में, 1960 में, या 1950 में? तो सबसे पहले जो आपकी जनसंख्या नीति की घोषणा है ये की गई थी आपका 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। याद रखिएगा आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपको अगर याद हो तो ये आपका कॉलम वाले में था, 2 सूचियां आपको दी गई थी और आपसे पूछा था मिलाइए ये कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है पारिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फ्रांकोइस डी एडबोन ने, सिमोन दी बुआ ने, मेंट विंसलेंट ने, ठीक है, विस्लेंट ने, या मार्गरेट थ्रैचर ने। तो जो आपका ये शब्द है आपसे पूछा है, ये जो वर्ड है इको फेमिनिज्म ये किसने दिया था? ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है यहाँ पर आपसे वर्ड पूछ रहा है, इस वर्ड को किसने दिया था? तो ये आपका दिया था फ्रैंकोइस डी एडबोन ने। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत प्रकृति और महिलाओं के बीच संबंध में समानता स्थापित करते हुए उनकी परेशानियों को उजागर किया जाता है, जबकि जो फेमिनिज्म शब्द है
ये सबसे पहले दिया था चार्ल्स फूरियर द्वारा। ठीक है, देखिए दो शब्द हैं, एक शब्द है फेमिनिज्म जो आपका दिया था किसने, चार्ल्स फूरियर ने, और ये जो आपका इसमें दिया है इको फेमिनिज्म, ये आपका दिया था फ्रांकोइस डी एडबोन ने। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपका फेमिनिज्म आएगा तो आप चार्ल्स फूरियर लगाएंगे और इको फेमिनिज्म आएगा तो आप फ्रांकोइस डी एडबोन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 343 में, 345 में, 349 में या 351 में? ठीक है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 351 में। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के हेतु संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने तथा विकास कर भारत की जो सामरिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें अभिकथन देखिए, अभिकथन है इसमें, आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। इसका तर्क क्या है, भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। चलिए इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ये क्या है, एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं। ये दोनों जो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, ये दोनों ही सेंटेंस आपके अलग अलग तो सही हैं लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। किसके लिए एक प्रक्रिया का चयन करना है आपको, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए। स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, या स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो आपका जो स्थायी जनसंख्या संरचना है, इसके लिए जो सबसे मतलब स्टेबल प्रक्रिया है वो कौन सी होगी, सबसे सूटेबल कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, स्थिर जन्म और मृत्यु दर। भाई अगर आप जन्म दर और मृत्यु दर को बैलेंस कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, तो जनसंख्या तो अपने आप स्थायी हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, ये है सूची वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। देखिए यहाँ पर आपको दो सूचियां दी गई हैं जिसमें एक तरफ जो है आपका वो लिखे हैं और एक तरफ क्या लिखा है उससे जो संबंधित है वो लिखे हैं। आपको दोनों को मैच करना है। तो देखिए जो आपका परिवार नियोजन है, ठीक है, ये किससे इनमें से संबंधित होगा, जो आपका परिवार नियोजन है, ठीक है, ये संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका परिवार नियोजन ये आपका संबंधित होगा किससे, जन्म नियंत्रण से। ठीक है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका जन्म नियंत्रण से। तो आ का क्या होगा, एक आ का हो जाएगा फोर्थ। ऋतुस्राव इसका किससे होगा, इसका संबंध होगा आपका स्त्रियों से। ठीक है, तो बा का क्या हो जाएगा, बा का हो जाएगा थर्ड। पोलियो, पोलियो का किससे होगा, ऑब्वियस है कि पोलियो का किससे होगा, पोलियो दवा से। तो सा का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, बचा क्या आपका डी ऑप्शन, तो डी का क्या होगा फर्स्ट। तो आपका दा का हो जाएगा 1। तो देखिए आ का 4, बी का 3, सा का 2 और दा का 1 किसमें, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, दलित का, बाहरी जाति का, अस्पृश्य का या निम्न जाति का।
तो देखिए हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्य। ठीक है, किसका किया इन्होंने? इन्होंने किया है अस्पृश्य का। ठीक है, याद रखिएगा, अनटचेबल्स का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है, किससे? सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर या उनकी जनसंख्या। तो देखिए जो अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण दिया जाता है वो किस रेफरेंस में दिया जाता है? वो दिया जाता है उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। ठीक है, अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है उसका संबंध आर्थिक पिछड़ेपन से है। देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 46 है, ठीक है, 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसका संरक्षण करेगा। तो ये किसके अनुसार है? ये है आर्थिक पिछड़ापन। और ये भी याद रखिएगा कि किस आर्टिकल के अनुसार है, तो ये है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 46 के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति है, किससे संबंधित है? देखिए 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था, किसको? भ्रष्टाचार को, सांप्रदायिकता को, गरीबी रेखा को या साइबर अपराध को। तो किसको बताया था? तो जो आपकी 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी, इससे किसको परिभाषित किया था? ये संबंधित थी आपकी गरीबी रेखा से। ठीक है, किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी आपकी गरीबी रेखा से। ठीक है, देखिए गरीबी रेखा और गरीबी से नीचे यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उनके लोगों के आकलन में उनका व्यापक योगदान था। किसका? सुरेश तेंदुलकर समिति का। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता या शक्ति एवं अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। ठीक है, तो लिंग समानता से क्या संबंधित है? तो देखिए शक्ति एवं अन्य संसाधनों तक उनकी पहुंच, ये किससे होगा? लिंग समानता से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वीडियो आज की कंप्लीट करते हैं। देखिए इसको क्या है, इसको सिर्फ पढ़िए नहीं, इसका जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है वो क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा वो ठीक है, नहीं तो जो आपको लगे कि आपके माइंड से स्लिप हो सकता है उसके शॉर्ट नोट साथ ही साथ बनाते जाया करिए। वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।